गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 6 ऑप्टिक्स में हमने पार्ट ए कर लिया था रे ऑप्टिक्स। स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स में पहला जो हमने देखा डिफरेंट थ्योरी हैव बीन गिवन बाय द डिफरेंट फिजिसिस्ट रिगार्डिंग टू नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी, जिसमें हमने कुछ देखी थी। पहला तो हमने पढ़ा था न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी। सेकंड हमने पढ़ा था हाइगन वेव थ्योरी। थर्ड पढ़ा था हमने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। फोर्थ हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट जब हमने पढ़ा था न्यूटन्स कैप्सुलर थ्योरी, तो जब हमने चारों थ्योरीज को कंप्लीट पढ़ लिया तो हमने देखा था कि नेचर ऑफ लाइट की बात की जाए तो लाइट का नेचर दो प्रकार का है, एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो पार्टिकल नेचर से रिलेटेड लाइट की प्रॉपर्टीज में जो कुछ फिनोमिना हैं, जैसे पढ़ा था हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, स्टॉर्क इफेक्ट, ये फिनोमिना पढ़ा था हमने प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन एंड एक्सेट्रा। ये सारे वो फिनोमिना हैं जिनमें नेचर ऑफ लाइट को हम पार्टिकल नेचर मान के चलते हैं। जबकि कुछ फिनोमिना या कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की, जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एक्सेट्रा, इन सब को यदि समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो वहां हमें नेचर ऑफ लाइट को वेव नेचर मानना पड़ेगा। तो जब हमने न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी देखी थी, कैप्सुलर एक छोटा सा पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने कैप्सुलर नाम दे दिया। इसका मतलब निश्चित है कि न्यूटन थ्योरी लाइट की पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है। इट मीन्स जब हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो न्यूटन थ्योरी लाइट के पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाएंगी, बट जिनमें वेव नेचर से रिलेटेड फिनोमिना है या प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल हो जाएगी। सेकंड, जो मैंने कहा था हमारे जो रिड्यूस होने के बाद जो बचा है वो हाइगन वेव थ्योरी बचा है। मैंने कहा था हाइगन वेव थ्योरी वर्ड से पता चल रहा है तो हाइगन ने नेचर ऑफ लाइट को वेव नेचर माना। इसका मतलब निश्चित है ये भी वेव नेचर से रिलेटेड फिनोमिना को तो एक्सप्लेन कर पाएगा, बट पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं उनको एक्सप्लेन करने में ये फेल रहेगा। बट हाइगन ने मैक्सिमम जितने भी कॉन्सेप्ट दिए वो लाइट नेचर से रिलेटेड सही दिए, इसलिए हाइगन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर इसमें हमने जब हाइगन वेव थ्योरी में पढ़ा था तो हाइगन प्रिंसिपल भी पढ़ा था, जहाँ हमने प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट पढ़ी थी, सेकेंडरी वेवलेट्स की बात करी थी। पढ़ा था प्राइमरी वेव फ्रंट का ईच पॉइंट एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब उससे जो इमिट्स होंगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी, और सेकेंडरी वेवलेट्स में सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले जितने भी पॉइंट है उन्हीं का लोकस यह बन जाएगा सेकेंडरी वेवफ्रंट। जब हम हाइगन प्रिंसिपल थ्योरी की बात करेंगे तो इसी थ्योरी से हमने दो चीजों को एक्सप्लेन किया। पहला तो हमने प्रूफ किया किसका, लाइट रिफ्लेक्शन का, जहां हमने प्रूफ किया था इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट किसको यूज करते हुए, हाइगन वेव प्रिंसिपल या हाइगन वेव थ्योरी को यूज करते हुए। सेकंड हमने इसी से प्रूफ किया था किसको, रिफ्रैक्शन को, जहां हमने प्रूफ किया था द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिस इक्वल टू C1 अपॉन C2, जहां C1 क्या था, C1 था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, C2 था स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो हमने प्रूफ किया था म्यू दिस इक्वल टू C1 अपॉन C2। फिर हमने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी। तो इस थ्योरी में हमने बेसिकली पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, कि जो लाइट वेव्स है वो वास्तविकता में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट सही था, परंतु वेव्स आ गया, इसका मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स थ्योरी को समझाने में असफल रहेगा।
नेक्स्ट आ जाता आपके दी ब्रोगली, जिसने सारा का सारा निचोड़ कर दिया। इसने बता दिया द लाइट हैव ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर का मतलब है कि जो लाइट वेव्स, लाइट्स जो हैं वो पार्टिकल नेचर को भी रखती है और वेव नेचर को भी रखती है। अगर वेव नेचर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन करना है तो इसे वेव फॉर्म में मान लेंगे, और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे पार्टिकल नेचर का मान लेंगे। रिलेशन पढ़ा था हमने ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर में दी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पढ़ा था। दी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। लैम्डा, लैम्डा इज ए वेवलेंथ। वेवलेंथ जो प्रॉपर्टी है वो कनेक्ट आपके वेव थ्योरी से। और पी, पी इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, जहां फोटोन का जो साइज है इतना छोटा है कि उसे एक पार्टिकल नेचर या पार्टिकल माना जा सके। इसका पार्टिकल और वेव नेचर में एक रिलेशन बता दिया। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, जैसे इक्वल टू लैम्डा अपॉन एम वी। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल कहा था, हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन लाइट वेव्स। मैंने कहा था प्रिंसिपल उसी फॉर्म में फॉलो होता है जिस फॉर्म में हमने 11th क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर साउंड वेव्स पढ़ा था। हमने y दिस इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y एंड सो ऑन। जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी थी। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होगी? सो कंस्ट्रक्टिव है तो निश्चित है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r या कैपिटल ए दिस इक्वल टू a1 plus a2. When two superposition waves are in the same phase, then their displacement is added. उनका जो डिस्प्लेसमेंट है कैसा हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था y इक्वल टू y1 प्लस y2 को फॉलो करते हुए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, वेयर a1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव एंड a2 इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव। सेकंड पढ़ा था सेम फेज की जो अपोजिट फेज आ जाए कि व्हेन द टू वेव्स मीट इन अपोजिट फेज देन देयर डिस्प्लेसमेंट इज सब्ट्रैक्ट। देन देखा था दोनों अगर अपोजिट फेज में हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r इज इक्वल टू a1 माइनस a2, जिसे हमने डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पढ़ी थी। फिर हमने कोहेरेंट सोर्स की बात करी थी। कोहेरेंट सोर्स किसे कहा गया कि ऐसे डिफरेंट सोर्स विच emit continuous light waves of same wavelength और सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज। सेम फेज का मतलब है टाइम रेस्पेक्ट इनका फेज कांस्टेंट बना रहेगा, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट्स। बट मैंने कहा था नेचर में दो डिफरेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों? कि इनसे इमिट होने वाली जो वेव्स हैं या तो वो वेवलेंथ में डिफरेंट होगी, या वो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट होगी, या वो फेज में डिफरेंट होगी। तो पढ़ा था हमने अब जब दो डिफरेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते तो कोहेरेंट सोर्स कैसे प्राप्त किए जाए। लिखा था हमने, नोट भी दिया था हमने कि टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। निश्चित है तो कोई मेथड होगा जिससे कोहेरेंट सोर्स अचीव किए जा सके। यहाँ आ जाता है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस। मैंने बताया था दो मेथड है जिनके सहायता से हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। एक बताया था बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, कि एक ही सोर्स से जो वेव बनी है या जो वेव फ्रंट बना उस वेव फ्रंट को डिवाइड कर लिया जाए बाय रिफ्लेक्शन बाय रिफ्रैक्शन। तो क्या कह रहा है? इन दिस मेथड ए वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इन टू और मोर पार्ट बाय यूज स्लिट का यूज करते हुए, बाय यूजिंग ऑफ मिरर्स, बाय यूजिंग ऑफ लेंसेज, बाय यूजिंग ऑफ प्रिज्म। इन सब को यूज करते हुए एक ही वेव के वेव फ्रंट को डिवाइड करके दो डिफरेंट वेव फ्रंट अचीव कर लिए जाएंगे। और ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों सोर्स होंगे कोहेरेंट सोर्स। तो बाय डिवीजन वेव फ्रंट जहां एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाते हैं वो हमने पढ़ा था डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या मेथड। सेकंड पढ़ा था हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। थर्ड पढ़ा था हमने लॉयड मिरर्स। इन तीनों में जो कोहेरेंट सोर्स हैं वो बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ही अचीव किए गए। सेकंड मेथड जो आता है, अभी हमने हो सकता है कि हम एम्पलीट्यूड को डिवाइड करें या हो सकता है कि हम उसके फेज को डिवाइड करें।
लिख रखा है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को डिवाइड किया जा सकता है। वहां लिखा था हमने, देखो कैसे डिवाइड करेंगे, या तो हम रिफ्लेक्शन के थ्रू या रिफ्रैक्शन के थ्रू। यहाँ वर्ड सिर्फ पार्शियली आ जाता है, यहाँ पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा या पार्शियली रिफ्रैक्शन होगा। In this method, amplitude of a wave divided in two or more part by partial reflection और partial refraction। ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल्स हैं जहां बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कोहेरेंट सोर्स अचीव किए जाते हैं? तो वहां जो दो हैं वो हैं, हमने पढ़ा था, द ब्रिलियंट कलर्स सीन इन द थिन फिल्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक सोप फिल्म, ऑयल फिल्म, एक्सेट्रा। सोप फिल्म, साबुन के बुलबुले पर जो इंटरफेरेंस के थ्रू हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, वो कॉम्बिनेशन बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ही है। या सेकंड जो आता है, यहाँ आ जाता है माइकलसन एक्सपेरिमेंट। जो माइकलसन एक्सपेरिमेंट है, वहां जो दो सोर्स S1 S2 की बात करते हैं, वो दोनों के दोनों सोर्स एक ही सोर्स के एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके अचीव किए गए। अब जब कोहेरेंट सोर्स है, हम बोले इनकोहेरेंट सोर्स, तो जो कोहेरेंट नहीं है ऑब्वियसली वो इनकोहेरेंट होगा। मींस द सोर्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फेज डिफरेंस आर नॉन एज इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। दो इंडिपेंडेंट सोर्स हमेशा इनकोहेरेंट ही होते हैं। हाँ, एक ही सोर्स से बाय डिवीजन एम्पलीट्यूड या बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हम दो कोहेरेंट सोर्स अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो कि एंगल की फॉर्म में होगा, जिसे हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। पाथ डिफरेंस जो लैम्डा की फॉर्म में होगा, उसे हम डेल्टा लैम्डा से। देखें कि जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, कहाँ पर, 11th क्लास में, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलेरेशन का ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तब हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाए थे। ग्राफ किसकी फॉर्म में थे? ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फेज की फॉर्म में भी थे और डिफरेंट डिफरेंट पाथ की फॉर्म में भी थे। तो जब हम फेज की बात करेंगे, तो जब हमने डिवाइडेशन किया था 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। जब पाथ की बात करी तो एक वेव की यहाँ से आते कि लेंथ था, तो इसकी आधी हो जाएगी λ/2 और उसकी हाफ करें तो λ/4। तो हमने एक रिलेशन अचीव करते हैं कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। यहाँ कह रहा है द फेज डिफरेंस दिस इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस फाई दिस इक्वल टू 2π/λ इनटू डेल्टा एक्स डेल्टा लैम्डा, कुछ भी लिखा जा सकता है जिसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो इन वर्डिंग लिखा जा सकता है फेज डिफरेंस दिस इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। अब जब हम बात करेंगे, ऊपर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, तो वहां हमने दो कंडीशन पढ़ी, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव की जब बात की जाएगी, तो जो फेज डिफरेंस है, वो जो वेव्स हैं वो सुपर इम्पोज होगी किसमें, सेम फेज में। और जब हम बात करेंगे किसकी, डिस्ट्रक्टिव की, डिस्ट्रक्टिव में जो सुपर इम्पोज होने वाली वेव्स हैं वो आपस में कैसी होगी, अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज होगी। तो दो वर्ड काम में आएंगे, सेम फेज एंड अपोजिट फेज। सेम फेज हो तो पाथ डिफरेंस किस प्रकार से फॉलो होगा, सेम फेज हो तो फेज डिफरेंस किस फॉर्म में फॉलो होगा, या अपोजिट फेज हो तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या बनेगा। इनके लिए एक छोटी सी टेबल है, देखें रिलेशन पढ़ चुके हैं हम, फेज डिफरेंस दिस इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। तो हम दो कंडीशन पढ़ेंगे, सेम फेज और अपोजिट फेज। पढ़ा था 11th में, टी पर इंपोज हो या सी पर हो, टी पर हो या टी पर हो, तो अपोजिट। सेम फेज जब ट्रॉ, एक वेव्स का ट्रॉ दूसरे वेव्स के ट्रॉ पे या सी पर इंपोज हो। देखें तो फेज डिफरेंस की जब बात करेंगे, तो जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बना रहेगा। मींस फाई दिस इक्वल टू 2n पाई, n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी हो सकती है नेचुरल नंबर में। और पाथ डिफरेंस की जब बात करेंगे, तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 का मल्टीपल, इवन मल्टीपल बना रहेगा। देन डेल्टा लैम्डा दिस इक्वल टू, या दिस इक्वल टू लिखा जा सकता है 2n λ/2। इसका अपोजिट, कि जो अपोजिट फेज हो तो वहां इवन मल्टीपल की जगह वर्ड काम में आ जाएंगे ऑड मल्टीपल। देन फाई दिस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड डेल्टा दिस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जहां पढ़ेंगे हम यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। देखें इंटरफेरेंस क्या है, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज नॉन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वापस देखें कौन सा फिनोमा, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज नॉन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एग्जाम्पल ऊपर पढ़े हमने, इंटरफेरेंस पढ़ा, सॉप बबल्स अपीयर कलर्ड इन सनलाइट्स। सेकंड, द पिकॉक एंड अदर बर्ड्स शो मल्टी कलर्स। किसकी वजह से, ये इंटरफेरेंस की वजह से शो करती हैं। इंटरफेरेंस आर टू टाइप्स, जब हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन में दो कंडीशन फॉलो हो रही थी, तो इंटरफेरेंस भी सुपरपोजिशन के कारण ही है। तो इंटरफेरेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हम कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो हमने वर्ड कनेक्ट किया था सेम फेज, ऐसे ही यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी सेम फेज वर्ड कनेक्ट हो जाएगा। एट द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कह रहा है, अगर किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव्स की इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आए, देन इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगा कैसा बना रहेगा, कंस्ट्रक्टिव। आई आई क्या है भाई, रिजल्टेंट वेव का ये इंटेंसिटी I1 द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, I2 इज इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव। क्या कह रहा है कंडीशन, I इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2। तो I को हम रिप्रेजेंट करेंगे I मैक्सिमम, आगे देखेंगे फॉर्मूले कहां से आए, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट ये इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे। अभी हम सिर्फ डायरेक्टली पढ़ने के कंस्ट्रक्टिव हो तो इंटरफेरेंस की कंडीशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी निकलेगी किस फॉर्मूले से, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड निकलेगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। I1 व्हाट इज, I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट लाइट वेव्स और I2 इज द इंटेंसिटी ऑफ सेकंड लाइट वेव्स। सेम इसी फॉर्म में A1 A2 है। डिस्ट्रक्टिव में उल्टा हो जाएगा, एट द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट मैक्सिमम की वर्ड की जगह आ जाएगा मिनिमम। इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस कहलाएगा, इंटरफेरेंस इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उल्टा रिलेशन यहाँ लिखा था हमने I इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2, यहाँ उल्टा हो जाएगा I इज लेस देन I1 प्लस I2। फॉर्मूले जब ड्राइव करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला बन जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर और रिजल्टेंट वेव्स के एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो दो प्लस माइनस की चेंजिंग है, प्लस माइनस किससे आएंगे, जब हम कंडीशन फॉलो करेंगे तो अपने आप ही फॉलो हो जाएंगे। तो दो फॉर्मूले हैं। ये इंटरफेरेंस कहाँ काम में आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पे बेस्ड है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट सोर्स, दो कोहेरेंट सोर्स है, किससे प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। देखें डायग्राम से, देखें अपन डायग्राम से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखें डायग्राम को, मान लिया यहां पर आपने क्या रख रखा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख रखा है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जब दूरी पर होगा तो उस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से चलने वाला चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट हो चाहे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, स्लिट तक आते आते वो प्लेन वेव फ्रंट पर चेंज हो जाएंगे। तो इसका जो छोटा सा पार्ट है वो प्लेन दिखाई दे रहा है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट स्लिट एस पे कर रहा है। स्लिट एस पे जैसे इंसिडेंट होगा ये इसे स्फेरिकल वेव फ्रंट में, इसका मतलब इससे चलने वाली लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपोगेट होगी। इस स्लिट के ठीक सामने एक स्लिट रखी है जिसमें दो छेद किए हुए हैं, दो हॉल्स किए हुए हैं। एक हॉल सोर्स S1 का वर्क करेगा, एक हॉल सोर्स S2 का। तो जब वेव फ्रंट फैलता फैलता S1 S2 पे आएगा तो ये वेव फ्रंट दो वेव फ्रंट में डिवाइड हो जाएगा, एक सोर्स S1 बन जाएगा और एक सोर्स S2 बन जाएगा। दिख रहा है इस सोर्स से जो वेव फ्रंट या वेव चल रही है वो सुपर इम्पोज होगी, वो सुपर इम्पोज होगी तो निश्चित दो कंडीशन हो सकती है। तो सुपर इम्पोज के समय
वो पॉइंट जहां पर वो सेम फेज में सुपर इम्पोज हो रही है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम बनी रहेगी। और जो फ्रिंज बनेगी कहां पर बनेगी, फोटोग्राफी फ्लेट पे जो फ्रिंज बनेगी कैसी बनेगी भाई, मैक्सिमम होने के कारण कैसी बनेगी, शार्प फ्रिंज बनेगी, जिसे हम ब्राइट बोल सकते हैं। सेकंड, वो पॉइंट जहां जो ओवरलैपिंग है किनकी, वेव्स की, S1 S2 से प्रोपोगेट होने वाली वेव्स जब अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज होगी तो निश्चित डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फॉलो करेगी, और वहां एक वेव्स दूसरे वेव्स के इफेक्ट को खत्म कर देगी। निश्चित है कि वहां कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए वो फिल्म डार्क की डार्क बनी रह जाएगी, इसलिए हम उसे बोलते हैं डार्क फ्रिंज। दिख रहा है, S1 और S2 से चलने वाली फ्रिंज है। जब हम इस स्क्रीन के मिड पॉइंट की बात करेंगे तो मिड पॉइंट से S1 और S2 जब वो पहुंचेगी तो ये सेम पाथ फॉलो करेगी, और सेम पाथ फॉलो करेगी तो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो ये सेम फेज में कहलाएगी, सेम फेज में कहलाएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो निश्चित है सेंटर पे जो फ्रिंज बनेगी उसे हम ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। इंटेंसिटी मैक्सिमम बने रहने के कारण मैक्सिमम इफेक्ट दिखाएगी, इसलिए ब्राइट फ्रिंज के रूप में हमें सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी। उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट डार्क का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो दिख रहा है ये एज सोर्स S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्स, ये ओवरलैपिंग या सुपर पोजिशन बता रहे हैं। तो जो हमें मिल रही है, जहां आपके सेम फेज हैं वहां कंस्ट्रक्टिव है, इसलिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जहां अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज होगी वहां डार्क फ्रिंज बनेगी। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो S1 डायग्राम में S1 एंड S2 टू कोहेरेंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक light falling on the narrow slit S1 and S2, they act as a coherent sources when wave coming from S1 and S2, they are superimposed on each other and interference pattern is obtained on the screen. कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस देखें, कंडीशन वही जो मैंने कहा था, जो दो फॉर्मूले हैं वो यहाँ ड्राइव होंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जब हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 एट द पॉइंट P ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन एट एनी इंस्टेंट टाइम t आर गिवन बाय, फर्स्ट का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो बन जाएगी, फर्स्ट कौन सी लाइट वेव्स की, y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, वेयर y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव, a1 is the amplitude of first wave, omega is the angular frequency, omega t is the phase angle, and equation y is equal to a1 sin omega t। मान लिया फर्स्ट और सेकंड में फेज डिफरेंस फाई है, तो जो सेकंड होगा उसकी जो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ 2, ये बन जाएगी y2 दिस इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, इसकी ओमेगा टी इसकी ओमेगा टी प्लस फाई, इसका मतलब दोनों के बीच में जो फाई है वो फेज डिफरेंस को शो कर रहा है। वेयर a1 and a2 are the amplitude of two light waves, where phi is the phase difference between the light waves. By the superposition principle, if the resultant displacement of resultant wave y, then इक्वेशन y is equal to y1 plus y2, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के एडिशन के इक्वल आ गया। y1 y2 आया तो दोनों की वैल्यूज को हमने क्या करा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। डेरिवेशन देखते समझते चलना, क्योंकि 11th में से हम ये डेरिवेशन कर चुके। तो y को हमने लिख दिया, y1 की वैल्यू थी a1 sin ओमेगा t प्लस y2 की वैल्यू थी a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। यहां गौर से देखे तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मतलब ए की जगह ओमेगा टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और बी की जगह फाइव को, तो ये फॉर्मूला ड्राइव होकर बन जाएगा ए2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ए2 दोनों से मल्टीपल हो गया। तो ये जो दो स्टेप में थी 3 स्टेप में टूट गई। y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी।
ये आ गया फॉर्मूला। अब इनमें से क्या करना देखें, गौर से देखें, इस वाली और इस वाली में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, इस साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया। तो जब साइन ओमेगा टी दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचा रह जाएगा a1 और यहाँ से बचा रह जाएगा a2 cos फाई, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया। थर्ड को इसी फॉर्म में कि ओमेगा टी वाली टर्म्स को तो बाहर रख लिया और फाई वाली टर्म्स को एम्पलीट्यूड के साथ रख लिया, तो इसी फॉर्म में ये जो स्टेप है नेक्स्ट स्टेप में बन गया y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई बाहर इनटू में sin ओमेगा टी प्लस ब्रैकेट में a2 sin फाई बाहर इनटू में cos ओमेगा टी। लेट इमेजिन जो a1 प्लस a2 cos फाई है हमने इसे r cos थीटा मान लिया और a2 sin फाई को r sin थीटा मान लिया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन a एंड b इन दिस इक्वेशन। यहाँ बन जाएगा r cos थीटा sin ओमेगा टी, यहाँ बन जाएगा r sin थीटा cos ओमेगा टी, ये r की फॉर्म में आ गया। वेयर r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव्स। देन y इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया r cos थीटा, बाहर था sin ओमेगा टी, प्लस इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया r sin थीटा, बाहर था cos ओमेगा टी। देखो फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू r cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस r sin थीटा cos ओमेगा टी। इसमें से r को कॉमन ले जाते ये वापस sin a प्लस b के फॉर्म में वैल्यू दिखाई दे रही है, तो ये जब रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू r sin ओमेगा टी प्लस थीटा, वहाँ फाई लेके चले थे नहीं थीटा, वेयर y is the resultant displacement of resultant wave, capital R is the resultant amplitude of resultant waves, omega t plus phi is the resultant phase angle and theta is the phase difference of resultant waves. This is the displacement equation of resultant waves. अब क्या निकालना है हमें, एम्पलीट्यूड निकालना रिजल्टेंट वेव्स का। तो हमने ए और बी इक्वेशन मानी, एक r cos थीटा की फॉर्म में, एक r sin थीटा। ये बोले इक्वेशन और a एंड b को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो निश्चित है r का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। जब हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, हमने स्क्वायर कर लिया, देन ऐड करेंगे तो जब आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बन जाएगा। यहाँ a1 प्लस a2 स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा, साथ में 2a1 a2 कॉस फाई। तो जब ये दोनों 1 बन जाएंगे तो फॉर्मूला रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 कॉस फाई, इक्वेशन ए। आर स्क्वायर की फॉर्म जब आर मिलेंगे तो रूट लग जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला टर्म्स ऑफ a1 a2 r दिस इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, where phi is the phase difference between first light wave and second light waves। अब जैसे हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाला वैसे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकाली जा सकती है। कॉन्सेप्ट कैसा है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेव्स की इंटेंसिटी को हम आई के फॉर्म में लिखना है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो ये आ जाता है वेव कांस्टेंट के फॉर्म बच जाती है, आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है, ऊपर वहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये रख लो, दूर हट जाएगा, इस डायरेक्ट वैल्यू रख लो, आई के टाइम्स ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, के को अंदर मल्टीपल कर दिया जाए, आई के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर 2k a1 a2 cos फाई। इसको थोड़ा सा जमा रहे हैं, देखना कैसे माइंड देखना इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप k1 स्क्वायर, सेकंड स्टेप k2 स्क्वायर, इसको जो मैंने थोड़ी फॉर्म चेंज कर ली, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ k1 स्क्वायर रूट ऑफ k2 स्क्वायर। देखो खोलें, a1 स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो a1 रह जाएगा, रूट के और रूट के गुणा होकर के बन जाएंगे। इसका मतलब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा आगे देखेंगे हम। लास्ट इक्वेशन हमारे पास जो ड्राइव हुई है वो आई दिस इक्वल टू k1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस k2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट k1 स्क्वायर रूट k2 स्क्वायर cos फाई। हम जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। देन फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी i1 लिखी जाए तो k1 स्क्वायर और i2 लिखी जाए तो k2 स्क्वायर। इसका मतलब जहां k1 स्क्वायर है उसे i1 से रिप्लेस किया जा सकता है और जहां k2 स्क्वायर है उसे i2 से रिप्लेस किया जा सकता है। ये बन जाएगा i1, ये बन जाएगा i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये रूट में i1, ये रूट में i2, साथ में cos फाई। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी आई दिस इक्वल टू i1 plus i2 plus 2 times of root i1 root i2 cos phi. This is the equation of intensity of resultant waves। तो हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए, एक एम्पलीट्यूड के लिए, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला r दिस इक्वल टू
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, जबकि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट I2 cos phi। अब यहां हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस फॉलो करेंगे। फर्स्ट केस या फर्स्ट स्थिति हमने लिख ली, व्हेन जब दोनों वेव्स, कौन सी, जो लाइट वेव सुपर इम्पोज हो रही है, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई, इसे लिखा जा सकता है द इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो हमने ऊपर देखा था, इस कंडीशन में दोनों जो वेव्स हैं वो सेम फेज में सुपर इम्पोज होती हैं, और सेम फेज में सुपर इम्पोज हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहता है। और हमने देखा जब कॉज के साथ फाई लगा और फाई की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए कॉज की वैल्यू +1 बनी रहती है। इस कंडीशन में जब सेम फेज में सुपर इम्पोज हो तो रिजल्टेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड फॉर्मूला बन जाएगा आर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू 1, तो बन गया 2A1 A2। तो दिख रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB की टर्म से इसे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मैंने उस समय बताया था आपको आर मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ड्राइव हो चुका है। ऐसे जब इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 cos 2n पाई, वही cos का और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए cos की वैल्यू +1 बनी रहेगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2। इसको थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म में जमा लें, तो I1 को मैं रूट ऑफ I1 का स्क्वायर कर दूं तो बात वही I1 ही आएगा। इसी को फॉर्म को मैंने जमा लिया, इसे मैंने इस फॉर्म में लिख लिया रूट I1 का स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर, बाकी बचा हुआ एज इट इज है 2 रूट I1 I2, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगेन 2AB का फॉर्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर बन गया, जो मैंने कहा था उसमें ड्राइव होता I मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले, मैक्सिमम इंटेंसिटी किस समय होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बने रहते हैं, और मैक्सिमम बने रहने के कारण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो स्क्रीन है वहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में सिर्फ हल्का सा हो जाएगा, जहां हम फेज डिफरेंस को इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोल रहे हैं, यह उल्टा हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, स्टार्ट होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन जाता है तो कॉस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा -1 बना रहता है, इसका मतलब जहां प्लस था वो माइनस। तो आर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1, दिस इज ये A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट वेव की जो मिनिमम इंटेंसिटी है, फॉर्मूला बन गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था प्लस माइनस का अंतर आ जाता है, किसके कारण, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस के कारण। ऐसे इंटेंसिटी में भी सेम फॉर्मूला ड्राइव होगा, वो बन जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मिनिमम के लिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस प्रकार से हमने देखा कि इंटरफेरेंस क्या रहेगा, इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन फॉलो होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन फॉलो होगी। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, आ जाता है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज एक्सपेरिमेंट फ्रिंज फॉर, या एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।